हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि हम हमारे टॉपिक की शुरुआत मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं, उसी तरीके से आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, हर किसी की जिंदगी में बुरा समय जरूर आता है। हर किसी की जिंदगी में बुरा समय जरूर आता है, जिसमें कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो कोई टूटने की ठान लेता है, जिसमें कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो कोई टूटने की ठान लेता है। तो दोस्तों, फैसला अपने आपके हाथ में है कि आपको जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कि उन मुश्किलों से बाहर निकल के आना है या फिर यही सोच लेना है कि ये इसकी सारी मुश्किलें मुझे दे दी है भगवान ने, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता इस तरीके से। तो आप खुद डिसाइड करोगे कि जब कोई भी परेशानी आए तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या रास्ता चूज करना है, क्या आपके लिए सही है, वो आपको करना है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम हमारे टॉपिक को आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। उसके मैंने लगभग 6 से 7 क्लासेस जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। उसी को हम लोग आज आगे देखेंगे परितंत्र के अंदर ही। आज हम देखेंगे कि परितंत्र जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, या फिर हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी सबसे पहले परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों, इससे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था जनरल साइंस जहां पर भी इकोलॉजी का टॉपिक दिया हुआ होता है वहां पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो दो पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताए थे, जिसमें पहला तो मैंने आपको ये बताया था कि इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, यानी कि पारितंत्र शब्द किसने दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था एजी टेंसले। तो आपको बिल्कुल रट लेना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। और एक मैंने बताया था इकोटोन, या उसको हम संक्रमण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, यानी कि दो पारितंत्रों की जो बॉर्डर है, जो सीमाएं है वो आपस में जहां पर ओवरलैप करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हम देख रहे हैं पारितंत्र के प्रकार। अब आपको पारितंत्र, जब भी पारितंत्र शब्द आपके सामने आए तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि यहाँ पर जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की बात हो रही है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो पारितंत्र के अंदर जितनी भी क्रियाएं घटित हो रही है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पारितंत्र जो है ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो मेनली इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र। और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित पारितंत्र। यहां पर ये नेचुरल हो जाएगा और ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। अब दोस्तों, प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से हैं, इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, तो अब हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो पारितंत्र हैं वो स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र को हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्थलीय पारितंत्र लैंटिक इकोसिस्टम, और दूसरा हो जाएगा जलीय पारितंत्र। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम।
तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्थलीय जलीय दोनों हो सकते हैं, यानी कि केवल पाइतंत्र की शर्त यह है कि वहां पर कम से कम एक बायोटिक फैक्टर और कम से कम एक अबायोटिक फैक्टर होना चाहिए। तो उसको हम किस में शामिल करेंगे? पाइतंत्र में शामिल करेंगे। तो मेनली हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और नेचुरल में क्या हो सकता है? स्थलीय भी हो सकता है, जलीय भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्थलीय में जैसे हम बात करते हैं जो वर्षावन होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो बिल्कुल बाधित नहीं होते हैं, जहां पर मानवीय गतिविधियां बहुत कम होती हैं, तो वहां पर क्या होते हैं? बड़े बड़े जंगल होते हैं, जैसे कि अमेजोन के वर्षावन है। तो यहाँ पर हम पहला उदाहरण लिख सकते हैं वर्षावन। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं घास के मैदान, मतलब जहां पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, लंबे लंबे जो बहुत सारी जगह में क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? प्राकृतिक स्थलीय पाइतंत्र होते हैं। तो घास के मैदान हो जाएंगे। इसी तरीके से हम मरुस्थल की बात करते हैं, यानी कि डेजर्ट। तो डेजर्ट भी क्या होता है? एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, और ये क्या होता है? स्थलीय पाइतंत्र होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेजर्ट। अब नेक्स्ट बात आती है जलीय पाइतंत्र की। तो जलीय पाइतंत्र में भी हम बात करें तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं। मतलब सिंपल सा है। बायोटिक फैक्टर में मैंने आपको बताया कम से कम कोई प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। एबायोटिक फैक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था जैसे वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर जलीय में, अब जलीय में वैसे तो इसको हम बहुत सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लवणीय जल और अलवणीय जल, यानी कि ऐसे जो सागर है, समुद्र है, या फिर ओशियन महासागर की हम बात करें तो उनमें क्या पाए जाते हैं? सोल्स पाए जाते हैं, उनमें लवण पाए जाते हैं। तो वो कैसा जल होता है? लवणीय जल होता है। और जो अलवणीय, यानी कि जो मीठा जल होता है, जो नदियों का पानी होता है, वो क्या होता है? अलवणीय जल होता है। फिर हम उसको वापस से फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हम जलीय पाइतंत्र की बात करते हैं तो वो क्या हो सकता है? स्थिर भरा हुआ भी हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? बह रहा हो, मतलब वो गतिशील भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए हम लोग इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें सीधे ही हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो जलीय में जैसे हम बात करें तो तालाब हो गया, झील हो गई, इसके अलावा नदियां हो गई, इसके अलावा सागर हो गए, महासागर हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो जलीय पाइतंत्र के उदाहरण हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये जो लेक्स वगैरह की बात की, या हमने पॉन्ड की बात की, तालाब की बात की, तो ये तो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो पॉन्ड्स हैं, लेक वगैरह है, इनको आर्टिफिशियली रूप से क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन हम प्रारंभिक रूप में देखें तो तालाब और ये झीलें जो है ये नेचुरली या प्राकृतिक रूप से हुआ करती थी, इसीलिए हम इसको किस में लेते हैं? प्राकृतिक पाइतंत्र में लेते हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित पाइतंत्र। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पर मनुष्य की गतिविधियां हो रही है और फिर वहां पर कोई इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है, स्थापित हो रहा है, तो उसको हम किस में ले लेते हैं? आर्टिफिशियल या फिर मानव निर्मित पाइतंत्र में ले सकते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं? क्रॉपिंग करते हैं, यानी कि फसल वगैरह बोते हैं, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? मानव निर्मित पाइतंत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग फसलों के खेत, या फिर जैसे कि ये एक्वेरियम वगैरह बनाए जाते हैं। जलीय में यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियली रूप से क्या बनाए जाते हैं? एक्वेरियम वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको रखा जाता है कृत्रिम परिस्थितियों के अंदर, उनको बिल्कुल नेचुरल जैसा रखा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं जल जीवशाला। ये नाम एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखा है, जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम। तो ये हमने देखे कि पाइतंत्र के कौन कौन से टाइप हैं, जिसमें हमने मेनली इसको नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर डिवाइड किया, और फिर आगे हमने इस प्रकार से इसको विभाजित किया। अब यदि डिस्क्रिप्टिव इसको लिखना है तो आपको इसी तरीके से टेबल बनानी है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइतंत्र क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए।
तो आपको पायतंत्र का जो मेरा इससे पिछले वाला वीडियो था वो वाला बताना है कि जैविक और अजैविक घटकों से मिला हुआ जो तंत्र होता है वो पायतंत्र होता है। और प्रकार, तो प्रकार में आपको बिल्कुल ऐसी कैसी टेबल बनानी है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा वर्ड्स के अंदर अगर वो बोल रहे हैं तो वहां पर आप परिभाषा भी लिख सकते हो इन सब की, और फिर आप इनके साथ क्या लिख सकते हो, इनके सारे के सारे उदाहरण लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा पारितंत्र के प्रकार। तो आज की क्लास छोटी ही है, छोटे वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम देखेंगे अब पारितंत्र के कार्य। तो देखो पारितंत्र के जो कार्य होते हैं उसको हम लोग मेनली 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इसमें पहला है उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी। फिर इसको हम आगे अपघटन, डिकम्पोजिशन, इसके अलावा पोषण चक्र, इसके अलावा चौथा पॉइंट है इसका ऊर्जा का प्रवाह है, यानी कि ऊर्जा प्रवाह। तो ये पारितंत्र के कार्य हैं चारों के चारों। पहला है प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, दूसरा है अपघटन डिकम्पोजिशन, तीसरा है पोषण चक्र, यानी कि किस तरीके से पर्यावरण के अंदर या पारितंत्र के अंदर मिनरल्स जो होते हैं वो रिसाइकिल होते हैं और जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। तो तीसरा हो जाएगा पोषण चक्र, और चौथा हो जाएगा एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आगे वाली वीडियो में हम इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।